What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. देखिए मैं पॉलिटी डिस्कस करने जा रहा हूं जिसमें अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर मैं आप लोगों को अमेंडमेंट नहीं बताऊंगा कि कौन कौन से अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं, वो सब नहीं बताऊंगा। उसके लिए तो अलग से ही एक लेक्चर लूंगा मैं, उसमें सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा और लेक्चरों के साथ साथ में भी हम अमेंडमेंट कवर करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रोसेस बताऊंगा, क्या प्रोसेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। ओके, तो इसके बेसिस पे कंप्लीट लेक्चर हमारा चलने वाले हैं आगे। और देखिए इकोनॉमिक सर्वे का फर्स्ट चैप्टर भी मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। नीचे भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ओके, जिन्होंने देखा है सही है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। और इस लेक्चर के बाद में एक आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इवनिंग तक। उसमें मैंने जिस तरीके से आप लोगों को बताया था कि हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, कई सारे अच्छे अच्छे फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटी हो गया। तो उन सबसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूं, जो हमारी इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो होगी। ओके, तो अप्रोक्सीमेट 5-6 बजे करीब वो वीडियो आ जाएगी, तो आप पहले आप इंजॉय कीजिए इस वीडियो को। तो देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने अडेप्ट किया और इसको बनाने में जो टाइम लगा आप लोगों को पता है काफ़ी लंबा समय लगा, जिसके कारण इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता था। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन बोलते हैं कि इसको बनाने में लगा। तो इतना ज़्यादा टाइम इसको लगा तो कुछ ना कुछ तो इसमें अच्छा होगा, ऐसा तो है नहीं कि टाइम पास कर रहे थे वहाँ पर सब बैठ के। तो इसको बनाने के लिए जो टाइम लगा, वर्ल्ड में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है सब में से अच्छा पोर्शन, जिसको बोलते हैं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कंक्लूजन, जो सब में अच्छा पोर्शन था वो सब में कॉन्स्टिट्यूशन में से हम लोगों ने निकाला और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको रखा हम लोगों ने। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में ज़्यादा टाइम लगा। कई बार ये भी क्रिटिसिज्म होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरीके से बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए बोरोड का मतलब होता है हमने कहीं से कोई चीज़ें उधार ले रखी हैं, ऐसी की ऐसी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रख दी, पर हमने ऐसा कभी नहीं किया। हमने क्या किया, दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कई सारी चीज़ें लिखी, जैसे फंडामेंटल ड्यूटी हम लोगों ने डिस्कस करी। तो फंडामेंटल ड्यूटी को बिल ऑफ राइट बोला जाता है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम लोगों ने वहाँ से उसको उठाया, पर लेकिन ऐसी की ऐसी हमने थोड़ी ना रखी अपने यहाँ पर लाकर, हमने यहाँ पर उनको चेंज कर दिया, जो हमने अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अवर कंट्री, हमारी कंट्री की सोसाइटी कैसी है, हमारी कंट्री में क्या क्या रिलीजन है, उसके बेस पर हमने सारे फंडामेंटल चेंज किए। तो इसीलिए उसी तरीके से हमने उसको डिवाइड किया। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं हमने अपने हिसाब से जो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी हैं उनको वहाँ से छांटा। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि डीपीएसपी ली हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बोरोड है, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी है और बी आर अम्बेडकर जी ने भी इसके ऊपर कई सारे कमेंट दिए थे, जो हमने फंडामेंटल राइट का चैप्टर जब डिस्कस करे थे उस टाइम पर देखे थे। तो इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने बना तो दिया, बनाने के बाद में 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को हमने कुछ पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अडेप्ट किया, लेकिन फिर कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडेप्ट किया 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, 26 ऑफ जैन 1956 इस दिन आकर हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट कर लिया। पर ये कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया गया 70 साल पहले, 70 साल के लगभग हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। तो ये थोड़ी ना है कि 70 साल जब उस टाइम पे जो सिचुएशन थी, जो कंडीशन थी सोसाइटी की, वो आज की डेट में भी उसी तरीके से होगी। तो कुछ तो ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम चीज़ों को चेंज कर सके। तो जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम चीज़ों को चेंज करते हैं उसी को बोलते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं उसको संशोधन। तो इसमें अमेंडमेंट करने का प्रोसेस भी रखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करना है। पर एक बात और आई निकल के, कुछ तो ऐसा प्रोसेस होना चाहिए कि प्रॉपर वे में उसको इंप्लीमेंट किया जा सके, वरना तो जो कोई भी गवर्नमेंट आएगी अपने हिसाब से उठा के उसको चेंज कर देगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे उन्होंने बहुत सोचा समझा इसके बारे में, और तब जाके इसको इंप्लीमेंट करने की बात आई। तो अमेंडमेंट करने का प्रोसेस का क्या है, कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रखा गया है, कौन कौन सी किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, स्टेटों का क्या पार्टिसिपेशन है, तो ये सब कुछ आज हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसको स्टार्ट करने से मैं एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल भी बोला जाता है और रिजिड भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत से अमेंडमेंट तो ऐसे हैं इसमें आसानी से हो जाते हैं, ओके, पर लेकिन बहुत से अमेंडमेंट ऐसे हैं इसको करने के लिए पसीने छूट जाते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने कई सारे अमेंडमेंट इस तरीके के पास्ट में भी देखे होंगे। इनमें से जीता जागता एग्जाम्पल आप अभी का ले सकते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने जीएसटी देखा, तो जीएसटी को पास कराने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी जो हमारे गवर्नमेंट है उसको। तो इसी तरीके से कुछ फ्लेक्सिबल भी हैं जिनको आराम से इंप्लीमेंट कर दिया जाता है कि कौन से स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है, या फिर नाम चेंज करना है, या फिर स्टेट में इस तरीके से हम लोगों ने देखा 2 स्टेट बना दिए गए डिवाइड करके। तो इसी तरीके से कई तरीके से अमेंडमेंट हमारे यहाँ पर किए जाते हैं। तो इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है और रिजिड डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन आए तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लाइव डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है, मतलब जीता जागता कॉन्स्टिट्यूशन है। वो किस लिए बोला जाता है?
क्योंकि इसमें हम अमेंड कर सकते हैं, इसमें हम संशोधन कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको लाइव डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। क्योंकि अगर हम इसमें संशोधन करेंगे तो जो भी आज की डेट की रिक्वायरमेंट है वो चीजें हम इसमें सारी पुट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने क्या किया, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके यहाँ पे पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज डाल दी इसके अंदर में। तो वो किया कैसे गया, वो इसीलिए तो किया गया क्योंकि अमेंडमेंट अलाउ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसीलिए रिक्वायरमेंट थी कि यार एक तो सेंटर हो गया, एक स्टेट गवर्नमेंट हो गई, और नीचे ग्राउंड लेवल पे भी हम लोगों को पंचायत और म्युनिसिपैलिटी चाहिए। तो इसीलिए फिर 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट निकल के आए, जिसकी वजह से हमने एक लोकल गवर्नमेंट भी ले दी। लोकल गवर्नमेंट हम लोगों ने डीपीएसपी में देखा, डीपीएसपी में आर्टिकल 40 के अंदर जो कि गांधीयन प्रिंसिपल है, वहां से ये बातें निकल के आती है कि हमारे यहां पर लोकल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। ओके, अच्छा आप लोग ये बताइए कि जन्मजाता किसको माना जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का हमारी कंट्री में, अंग्रेजों के टाइम का है ये इंसान? आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ओके, आगे चलिए, आइए देखते हैं आप कहां पे क्या क्या प्रोविजन रखे हुए हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही बता देता हूं कि ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहां से लिया है। तो अमेंडमेंट करने का कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से लिया है। और जिस तरीके से आप लोगों को बताया था मैंने, फंडामेंटल ड्यूटी हम लोगों ने कहां से ली है, ऐसा करिए ये वाला क्वेश्चन आप नीचे बताइए कमेंट बॉक्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से ली है। डीपीएसपी में आप लोगों को बता ही चुका हूं। और जिस तरीके से आप लोगों को पता है जो हमारे यहाँ पे रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि इक्वलिटी, लिबर्टी एंड द फर्टर्निटी, तो ये सारी बातें जो हमारे यहाँ पे बोली जाती हैं ये हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ली, बताइए, याद आ रहा है कुछ? ये ली हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुए थे कई सारे, आप लोगों को पता होगा, जब थोड़ा हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आप लोगों को, उस टाइम पर ये सारी चीजें बताई थी। तो कई बार ये मैचिंग के लिए भी आ जाता है कि कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कौन कौन सी संशोधन, कौन कौन से जो मतलब हमारे यहाँ पे प्रोविजन है, संशोधन बोल दिया मैंने, तो जो भी प्रोविजन है हमारे यहाँ पर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने किसकी गाइडेंस में, किसके एडप्शन लिया गया है, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। ओके, तो देखिए फिर यहां पर बताया गया है हर एक सिचुएशन में आदमी एक जैसा नहीं रहता है, तो कंडीशन कुछ ऐसी होती है, कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हमको चेंज की जरूरत होती है। तो उन चेंजेस को फुलफिल करने के लिए हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आया जिसको बोलते हैं हम अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या बात है, दोनों बातें, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, ना तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है और ना ही बहुत ज्यादा रिजिड है। तो बोला गया है कि हमारा प्रोसीजर जो है नाइदर तो इतना फ्लेक्सिबल है कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, मैंने आप लोगों को बताया था ब्रिटेन में सोवरन कौन है, पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट जो चाहे वहां पर कर सकती है आराम से, पर लेकिन यूएसए में और इंडिया में अगर देखा जाए तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहां पर ना तो इतना आसान है जिस तरीके से पार्लियामेंट उठा के कॉन्स्टिट्यूशन को जिधर चाहे उधर तरोड़ मरोड़ सकती है, और ना ही इतना डिफिकल्ट है जितना यूएसए में है। यूएसए में डिफिकल्ट क्यों है, यूएसए में 50 स्टेट हैं, तो 50 स्टेट है तो वहां से रेक्टिफाई कराना पड़ता है स्टेटों से। ठीक है, तो वहां पे इसीलिए डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा प्रोसेस है, तब तक सब नहीं बोलेंगे तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट है हमारे में, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, और बहुत ज्यादा रिजिड भी नहीं है और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है। तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड आप इसको बोल सकते हैं। ओके, तो ना इधर मोर फ्लेक्सिबल और ना मोर रिजिड, तो इस तरीके से चीजें आप लोग बोल सकते हैं। तो आर्टिकल याद रखना है, एक आप लोगों को काफी बार आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है, तो अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, तो आर्टिकल 368 के तहत, और पार्ट कहां पे है, ये पार्ट हो गया 10, वो 20, सॉरी पार्ट 20 में हो गया, तो पार्ट 20 में इसको रखा गया है। ओके, और जो पावर दी गई है वो हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट को दी गई है। आप लोगों से कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि क्या स्टेट भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है? नहीं, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये हमारे पास में जो पावर दी गई है वो पार्लियामेंट को ही दी गई है। क्यों? क्योंकि देखिए स्टेट जो है एक पर्टिकुलर पोर्शन है, अब इस तरीके का कोई अमेंडमेंट करे कि सारी कंट्री में वो इंप्लीमेंट किया जाए तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पर कुछ चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए लेजिस्लेटिव काउंसिल उनको बनानी है, जिस तरीके से स्टेट होता है, तो इस जहां पे जैसे लोकसभा होता है एक साइड में, तो जैसे यहाँ पर पार्लियामेंट हो गया और ये स्टेट हो गया, सेंटर में क्या होता है, सेंटर में होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और यहाँ पर गवर्नर होता है। तो यहाँ पर एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल सभी स्टेटों में नहीं है, तो अगर कोई स्टेट इसको बनाना चाहता है या हटाना चाहता है तो उस टाइम पर ये चीजें प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है, पर लेकिन वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही रहता है, वो सब पे इंप्लीमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं वो बोल सकते हैं स्टार्ट करने के लिए, तो ये एक अलग पोर्शन हो गया। तो देखिए अब ये तो बात है कि आप चेंज कर सकते हैं, पर कहां तक चेंज कर सकते हैं। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल के आया केशवानंद भारती केस के द्वारा, ये 1973 में केस आया, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो इस केस के बेस पे ये निकल के आया कि आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर रखनी है। बेसिक स्ट्रक्चर में आप लोगों को एक कंप्लीट चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, अब नेक्स्ट वाला चैप्टर इसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। तो जब बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल के आया, वहां पर यह बोला गया कि 1973 में लक्ष्मीकांत केस के द्वारा कि हम लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। हम लोग मतलब हमारे द्वारा चुने गए नुमाइंदे जो हम एमपी चुन के भेजते हैं पार्लियामेंट में, तो वे कुछ भी कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं जितना चाहे,
पर लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर ये एक मकान यहां पर बना है तो ये मकान की बेसिक स्ट्रक्चर है, ये नींव यहां पर रखी हुई है इसकी, तो ये इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं, यहां पर कितने भी मकान बना ले घर पे, कितना भी कुछ कर ले अंदर पोर्शन पर, लेकिन जो इसका अगर ये है, ये जो नींव है ये यहीं पर ही रहेगी। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, मतलब बॉडी जो है वो बाहर की ऐसी ही रहेगी, उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके बेस पर वो टिकी हुई है वो ऐसी ही रहेगी, बाकी आप प्रोविजन कर सकते हैं। फिर ये आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन कौन करेगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगा। बाकी का इसका कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर यही है जो बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो उसमें हम सारी चीजें देखेंगे। आप लोग इतना याद रखना है कि कौन से केस से निकल के बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हमारे यहां पर आया है, तो इतना आप लोगों को याद रखना है। यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रोसीजर, कि किस प्रोसीजर के तहत क्या एक तरीका है जिसके तहत हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो आप लोगों को यही पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 368 के तहत ही अमेंडमेंट का प्रोसीजर आता है। ओके, और सबसे पहले इसके बाद में आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा नहीं किया जाता है। ये मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं। पार्लियामेंट के हाथ में पावर है, पार्लियामेंट के हाथ में पावर है जो इसको स्टार्ट कर सकता है। बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि राज्यसभा करेगी या लोकसभा करेगी, कोई भी स्टार्ट कर सकता है। और बिल भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या तो मिनिस्टर के द्वारा, और मिनिस्टर के द्वारा अगर कोई और मेंबर करे पार्लियामेंट का तो उसे प्राइवेट मेंबर बोल देते हैं। आप लोगों ने कई बार नाम भी सुना होगा जिसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर बिल भी यहां पर आ सकता है। ठीक है, तो और इसके अलावा डज नॉट रिक्वायर, मतलब जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट से परमिशन लेने की। जिस तरीके से मनी बिल आप लोग देखते हैं प्रेसिडेंट की प्रीयर परमिशन उसमें रहती है, पर इसमें जरूरत नहीं है। ओके, आगे क्या होना है, आगे जो बिल है वो पास होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। स्पेशल मेजोरिटी क्या है, यहां पर आप लोगों को पहले तो यही पता होना चाहिए कि मेंबर कितने कितने हैं हमारे पार्लियामेंट में। तो टोटल अगर देखा जाए हमारे पार्लियामेंट में कितने मेंबर हैं, 790। 790 कैसे हो गए, 790 ऐसे हो गए कि 245 तो हो गए हमारे यहां पर राज्यसभा में। ओके, और यहां पर 545 हो गए लोकसभा में, तो टोटल कितने हो गए, ये 790 मेंबर हो गए। तो क्या रहा है कि मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबर होना चाहिए ऑफ द हाउसेज। ठीक है, तो ये तो होना चाहिए। इसके अलावा मेजोरिटी क्या बोला, 2/3, मतलब जितने प्रेजेंट हैं यहां पर, मान लीजिए ये सारे यहां पर जितने यहां पर मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ओके, तो इसको एक बार एग्जांपल की हेल्प से आप लोग देख लीजिए। मान लीजिए टोटल तो हो गई है, अब प्रेजेंट कितने हैं यहां पर, 600 हैं। ठीक है, 600 प्रेजेंट हो गए यहां पर। अब 600 का 2/3 मेजोरिटी यहां पे लेनी है, तो कितना हो गया, ये हो गया 400 मेंबर टोटल। ठीक है, तो 400 मेंबर टोटल यहां पर उसको वोट करना चाहिए फेवर में, तब जाकर उसको पास किया जाएगा। और इस तरीके से सेपरेटली दोनों हाउसों में पास करना है, अलग अलग। मतलब अगर वहां पर मेंबर लिए जाएं तो 2/3 लेनी है, मतलब 45 यहां पर है, जिसे 245 और 545 यहां पर है, तो अलग अलग उसमें इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या बात हो सकती है, एक बात और बोलिए, आप लोगों ने ज्वाइंट सिटिंग का नाम सुना होगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। ज्वाइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन में, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका कि ज्वाइंट सिटिंग कहां पर रखा गया है। ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग के तहत इसको हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की बात आ रही है, तो इसका मतलब अलग अलग हाउस को लेके आना है यहां पर। अगर ज्वाइंट सिटिंग रखेंगे, जिस तरीके से बीजेपी क्या थी लोकसभा में तो मेजोरिटी में थी, राज्यसभा में थी नहीं, तो वो क्या कर रही थी, हमेशा कई बार ये बात आई थी कि अगर कोई बिल पास कराना है, जीएसटी के बारे में भी ये सोचा जा रहा था कि ज्वाइंट सिटिंग लेके आ जाते हैं। तो ज्वाइंट सिटिंग लेने की बात नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि अमेंडमेंट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। वो तो एक तरीके से ज्वाइंट सिटिंग भी एक तरीके से आप लोग मतलब कुछ ना कुछ तरीके से, अगर गवर्नमेंट अगर वीक है और वो इस तरीके का अमेंडमेंट करना चाह रही है तो इसलिए ज्वाइंट सिटिंग लेके आ रही है वहां पर। ठीक है, तो कई बार इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है, तो ज्वाइंट सिटिंग भी यहां पर अलाउ नहीं की गई है, क्योंकि एक प्रोसीजर है, हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने जा रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट की इच्छा है, अपोजिशन का भी उसमें पूरा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इसीलिए यहां पर 2/3 मेजोरिटी बोली गई है। ओके, और इसके अलावा देखिए फेडरल प्रोविजन है हमारे यहाँ पर, जिस तरीके से हमने जीएसटी को देखा, तो जीएसटी क्या कर रही थी, टैक्स स्ट्रक्चर था वो चेंज करने जा रहा था स्टेट के टैक्स स्ट्रक्चर को भी। तो जब स्टेट पे भी ये इंपैक्ट डालने जा रहा है, स्टेट के भी टैक्स स्ट्रक्चर को ये चेंज करने जा रहा है, तो फंडा क्या निकल गया, फंडा ये निकल गया, यहाँ पर तो हम लोग स्पेशल मेजोरिटी यूज कर रहे हैं, पर लेकिन स्टेट की जो असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उनको भी अपने यहाँ इसको पास कराना होता है सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। कितने स्टेट के द्वारा, 50%, मतलब जैसे 29 स्टेट है यहां पर, तो 16 स्टेटों को पास कराना पड़ेगा यहां पर अपने आप सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। ओके, तो मतलब 51, मतलब जितने भी मेंबर है वहां पर कम से कम 50-51% अगर हो जाएंगे तो वो बिल पास हो जाएगा वहां पे। तो स्टेटों को भी पास कराना है यहां पर, तो इसीलिए ये थोड़ा सा और रिजिड हो जाता है यहां पे। अगर स्टेट मान लीजिए बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं होती और पास करने से मना कर देते तो फिर चीजें रुक जाती।
तो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर वहां पे प्रेजेंट और वोटिंग की बात की जाती है, पर सिंपल मेजोरिटी वहां पर होती है। ये मेजोरिटी के ऊपर मैं एक लेक्चर बनाऊंगा कंप्लीट, कौन कौन सी किस तरीके की मेजोरिटी होती है, कहां पर कैसी मेजोरिटी यूज की जाती है, वो सारा मैं आप लोगों को एक अलग से एक्सप्लेनेशन दूंगा उस लेक्चर में। तो उसके लिए आप टेंशन मत कीजिए, जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब एक एक पॉइंट क्लियर करके चलूंगा, और जिनको पता है अच्छी बात है उनका रिवीजन हो जाएगा। आगे क्या होता है, ये कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। दोनों हाउस ने पास कर दिया, स्टेट ने रेक्टिफाई कर दिया, इसके बाद में जाता है प्रेसिडेंट के पास में, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर लेने के लिए, प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास में जब जाएगा तो प्रेसिडेंट को इस बिल को मस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, अपना एसेंस देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो उसको रोक के बैठ जाए या रिटर्न कर दे वापस, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट को वो उसको एसेंट देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो एक मेजोरिटी के उसमें निकल के आया, 2/3 मेजोरिटी वहां पे स्टेटों ने भी रेक्टिफाई कर दिया है। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट थोड़ी ना उसमें टांग अड़ाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकता है। तो उसके बाद में क्या हो जाता है, वो बिल जो है वो एक्ट बन जाता है, और इसी को बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने अमेंडमेंट कर दिया है। तो पहले एक बिल रहता है, उसके बाद में वो लोकसभा और राज्यसभा में से पास होते हुए आता है, फिर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। बीच में अगर फेडरल सिस्टम से रिलेटेड बिल हो तो उसको क्या होता है, स्टेट के द्वारा भी रेक्टिफाई किया जाता है। प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद में वो जो बिल रहता है वो एक एक्ट बन जाता है, जिसको हम अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं। तो ये हमने कंप्लीट प्रोसीजर देखा, इसका आप लोगों को माइंड में क्लैरिटी रखनी है, कहीं भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है, इससे रिलेटेड आप लोगों को। ओके, अब यहां पे बोला गया कि कितने तरीके के अमेंडमेंट होते हैं। तो 2 तरीके के अमेंडमेंट यहां पर होते हैं अगर देखा जाए तो। एक तो स्पेशल मेजोरिटी होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि स्पेशल मेजोरिटी से हमने उनको पास कर दिया। दूसरा होता है रेक्टिफाई, हाफ स्टेटों से द्वारा भी रेक्टिफाई किया जाता है। जिस तरीके से हमने जीएसटी को देखा, वो कौन सा रेक्टिफाई कराते हैं, वो रेक्टिफाई कराते हैं जो हमारे फेडरल सिस्टम पर इंपैक्ट डालता है। ओके, तो उसको रेक्टिफाई हम लोग कराते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि 2 तरीके के अमेंडमेंट होते हैं, पर 3 तरीके के 3 वे से इनको हम 3 तरीके से हम इसको अमेंड कर सकते हैं। 2 टाइप के होते हैं और 3 तरीके होते हैं इसमें, ठीक है। यहां पर सिंपल मेजोरिटी होता है, स्पेशल मेजोरिटी होता है, और स्पेशल मेजोरिटी के साथ में यहां पर क्या होता है, ये स्टेट लेजिस्लेचर के साथ में रेक्टिफिकेशन भी होता है। ये मैंने आप लोगों को अभी पीछे बताया। तो कुछ तो चीजें सिंपल मेजोरिटी से होता है, जैसे ऑर्डिनरी लेजिस्लेटर हम लोग पास करते हैं, 50% मेजोरिटी चाहिए, बस उसको पास कर दो। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने क्या बनाया था, हम लोगों ने तेलंगाना बनाया आंध्र प्रदेश में से निकाल के, तो पास किया गया, वो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पास कर दिया गया। तो वहां पे स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए होती है। तो इस तरीके से जोन सी भी मेजोरिटी चाहिए होती है, इसके ऊपर मैं पूरा एक लेक्चर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। उसमें आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आएगी एक एक चीज से, इस तरीके के पॉइंट से रिलेटेड माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन अगर आप लोग कोई भी नहीं अटकेंगे, अगर ये जो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं ना, आप लोगों को ढंग से इनको याद रखेंगे और ढंग से सुनेंगे। बहुत से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये भी था, पूछा गया था पास्ट में कि ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, क्या वो ओनली, मतलब क्वेश्चन था कि लोकसभा में, ओनली लोकसभा में स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो क्या लोकसभा में स्टार्ट किया जाता है? तो वहां पे कॉन्सेप्ट था, वहां पे जो पॉइंट थे कि लोकसभा में स्टार्ट किया जाता है, राज्यसभा में स्टार्ट किया जाता है, ओनली स्टेट असेंबली के द्वारा स्टार्ट किया जा सकता है, फिर ऊपर था कि तीनों स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके का वो था वहां पर, ठीक है। तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा यहां पर, क्योंकि क्या हो गया, क्योंकि दोनों मिलकर ही कोई सा भी स्टार्ट कर सकता है, लोकसभा भी कर सकता है या फिर राज्यसभा भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई से भी बाइंडिंग है ये। तो इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आते हैं, आप लोगों को याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पास्ट में कि अगर प्रेसिडेंट के पास में वो बिल आता है लोकसभा से और राज्यसभा से पास होकर, तो प्रेसिडेंट के पास में क्या क्या उससे रिलेटेड एक्टिविटी कर सकता है। तो एक तो है कि मे गिव हिज असेंट, मे लिख दिया यहां पर, ठीक है। दूसरा रिटर्न कर सकता है, विद होल्ड कर सकता है, और एक ऑप्शन था कि सेल गिव, ठीक है, सेल या मस्ट गिव। तो अगर इस तरीके से भी कंफ्यूजन में आप लोगों को डाला जा सकता है, तो प्रेसिडेंट के हाथ में पावर नहीं होती है यहां पर, प्रेसिडेंट को अपनी अनुमति, अपनी एसेंट देनी ही देनी पड़ेगी उसको कि हाँ भैया ये लो मैंने कर दिया, अपने ऑटो मैंने दे दिया यहां पर ऑटोबायोग्राफ अपने, ठीक है ना, मतलब अपने सिग्नेचर कर दिए। ओके, तो ऑटोग्राफ दे दिया वहां पर। तो उनको याद रखना है आप लोगों को, इस तरीके का भी अगर प्रोविजन है तो उसमें आप लोगों को याद रखना है, कंफ्यूजन में नहीं आना है। कई बार कंफ्यूजन में डालने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है। यहां पर कुछ बातें और देख लीजिए आप लोग, ये रिटर्न नहीं है, सिंपल मेजोरिटी मैंने आप लोगों को अभी बताया। सिंपल मेजोरिटी के द्वारा क्या करते हैं, अगर कोई नया स्टेट बनाना हो या फिर मतलब कोई स्टेट में से कुछ चेंज करना हो, किसी का नाम वगैरह चेंज करना हो, बाउंड्री एरिया चेंज करना हो, तो इस तरीके की चीजें हैं। सेकंड शेड्यूल में मतलब किस तरीके से स्पीकर की सैलरी वगैरह क्या होनी चाहिए, प्रोसीजर क्या होना चाहिए पार्लियामेंट में, जो जिस तरीके से हमारी पार्लियामेंट चलती है तो उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, सैलरी और अलाउंसेस क्या होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो कि सिंपल मेजोरिटी से ही, तो मैक्सिमम जो चीजें हैं वो सिंपल मेजोरिटी से ही हो जाती है। ओके,
इसके द्वारा फिर क्या है, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में अगर फंडामेंटल राइट को चेंज करना है आप लोगों को, अगर फंडामेंटल राइट को चेंज करना है तो स्टेटों के पास नहीं जाना है कि स्टेट से भी रेक्टिफाई कराओ उसको, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल के ऊपर इंपैक्ट डाल रहे हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर इंपैक्ट डाल रहे हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। डीपीएसपी चेंज करना है तो तब भी क्या करना है, यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टेट के पास में जाके बताएंगे कि भैया ऐसे ऐसे करो, ओके। और इसके अलावा प्रोविजन कोई भी अगर फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी के जो चीजें हैं उनमें कोई प्रोविजन चेंज लेके आना है, तो मतलब कोई भी अगर इस तरीके से चेंज लेके आना है आप लोगों को, ये स्पेशल आप लोग 2 एग्जांपल याद रख सकते हैं मेनली अपने माइंड में रखने के लिए, क्या तरीका है, क्या प्रोविजन है, ओके। इसके अलावा ये दे रखिए जोन से भी प्रोविजन फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी में नहीं होते हैं वो यहां पर डाल देते हैं। तो मतलब आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ओके। वो ये नॉर्मल सी बात ये याद रखनी है कि जो भी स्टेट के ऊपर इंपैक्ट नहीं डालेगा उसको आराम से हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, मतलब आराम से नहीं, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, पर स्टेट का रेक्टिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे क्या बात बोली गई है, आगे बात बोली गई स्पेशल मेजोरिटी पर आप लोगों को रेक्टिफाई कराना है स्टेट से भी। तो वहां पर क्या होगा, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, क्योंकि प्रेसिडेंट को अगर देखा जाए तो चुना किसके द्वारा जाता है, चुना दोनों के द्वारा जाता है, ठीक है ना। स्टेट के मेंबर भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ओनली नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आप लोगों को बताया था मैंने, कई बार बता चुका हूं, और जब आगे प्रेसिडेंट वाला चैप्टर देखेंगे तब अच्छे से डिस्कस करेंगे, ओके। एग्जीक्यूटिव की पावर किस तरीके से होनी चाहिए यूनियन एंड स्टेट की, तो मैंने आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां भी स्टेट की बात आए वहां पर यहाँ पे स्टेट का रिलेटेड कोई प्रोविजन आए वहां पे जरूर होगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, हाई कोर्ट अलग अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं। यूनियन टेरिटरी और स्टेट से रिलेटेड अगर कोई लेजिस्लेटिव पावर की बात आ गई, 7th शेड्यूल से रिलेटेड बात पावर आ गई अगर कोई, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट की क्या होनी चाहिए पार्लियामेंट में, तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा वो प्रोविजन है जिससे स्टेट के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है। तो यहां पर आप लोगों को क्या करना है, स्टेट से भी रेक्टिफाई कराना है सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, जो मैंने आप लोगों को अभी पीछे बताई थी। तो ये प्रोविजन भी आप लोगों को याद रखने हैं जिससे कि आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन न हो। तो क्या करना है, जो अगर किसी पे इंपैक्ट नहीं डाल रहे हैं वो तो ओनली क्या करेंगे, वो करेंगे ओनली स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, पर रेक्टिफिकेशन नहीं जरूरत है, जिस तरीके से फंडामेंटल राइट हो गया और डीपीएसपी हो गया। पर लेकिन अगर स्टेट पर भी इंपैक्ट डाल रहे हैं तो हमको स्टेट से भी रेक्टिफाई कराने पड़ेंगे, ओके। यही हमारा फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, हमको मिलकर रहना है यहाँ पर सारे स्टेटों के साथ में। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है निकल के। अब यहाँ पे थोड़ा क्रिटिसिज्म भी है, आप लोगों को देखना चाहिए, थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। कुछ चीजें ऐसे हैं जो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में है और हमारे में नहीं है। तो वो क्या बातें बोली गई हैं कि हमारे यहाँ पर कोई भी प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन कन्विक्शन का, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें यूएसए में है पर हमारे यहाँ पर नहीं है। तो हमारे यहाँ पर सारी पावर जो दे रखी है वो कहाँ पर दे रखी है, वो पार्लियामेंट को दे रखी है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें कन्विक्शन से भी हो जाए, ठीक है। बस ओनली फ्यू केस में है जहां पर स्टेट आ सकते हैं, पोर्शन में स्टेट आ सकते हैं यहाँ पर। मतलब ये है कि जिससे अमेंडमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जिस तरीके से यूएसए में क्या 3/4 स्टेट को पास करना पड़ेगा, पर हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर क्या करना है, ओनली क्या करना है, 50% स्टेट को पास करना है। तो हमारे यहां पर ये नहीं है। पर लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अगर यूएसए में देखा जाए तो वहां पर पावर दे रखी है स्टेटों को भी अच्छी खासी, ठीक है। अगर कोई अमेंड करना है तो वहां पर स्टेटों से भी 3/4 आप लोग देख सकते हैं कितना हो गया, 3/4 में कितनी ज्यादा हो गया, मतलब जरा से बच गए। इसका मतलब लगभग सबसे ही पास कराना है। तो यहां पर ये करना है, पर लेकिन हमारे यहां पर नहीं है। तो इस तरीके से वहां पर पावर किसको दे रखी है, स्टेट को भी दे रखी है, पर हमारे यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। और वहां पर स्टेट भी इनिशिएट कर सकते हैं अगर कोई अमेंडमेंट बिल करना है। हमारे यहां पर इनिशिएशन ओनली पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा, जो मैं आप लोगों को बताया। जो भी मैं पीछे बता के आया हूं ना सारे बात, वो सारे क्रिटिसिज्म है इनमें से आधे से ज्यादा, मतलब जो वहां पर हो सकता है और जो यहां पर नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारे यहां पर बोला जाता है कि हमारा फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो क्वाइजाई फेडरल है, मतलब कंप्लीट फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है हमारी। हमारे यहां पर स्टेटों को कहा तो जाता है साथ में लेके चल रहे हैं, पर एक्चुअल में साथ में लेके नहीं चलते हैं हम लोग, जिस तरीके से यूएसए में स्टेटों को साथ में लेके चला जाता है। आगे क्या क्रिटिसिज्म है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया नहीं गया कि कितना टाइम में उनको एक तरीके से रेक्टिफाई करना चाहिए, अपने अपने हिसाब से रेक्टिफाई करते रहते हैं, और उनके रेक्टिफाई के इशू से रिलेटेड भी साइलेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब टाइम लिमिट डिफाइन नहीं कर रखी है। ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा है कि आप लोगों को बताना है कौन से आर्टिकल में रखी गई है ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। तो वो आप लोगों को बताना है नीचे, ओके। इसके अलावा क्या है, कई सारी ऐसी चीजें बोली गई। प्रीसीजर अमेंडमेंट का जो है सिमिलर टू लेजिस्लेचर है, मतलब थोड़ा सा चेंजेस है, ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, ऑर्डिनरी की तरीके से चीजें हो जाती हैं। तो और थोड़ा सा रिजिड होना चाहिए था, कहने का मतलब ये है यहाँ पर। और प्रोविजन रिलेटेड टू जो है प्रोसीजर टू, यहां पर बोला क्या है, स्केची, मतलब ये बोला गया कि बहुत सारे यहां पर एक तरीके से लूप होल बचे हुए हैं कि अगर आप लोग अमेंड नहीं कर पाते हैं तो जुडिशरी के हाथ में चली जाती हैं चीजें, ठीक है। तो ये भी स्कोप यहाँ पर बहुत सारे रहते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई अमेंडमेंट करने जा रहे हैं और वो प्रॉपर वे ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है तो जुडिशरी के पाले में बात बोल चली जाएगी और फिर जुडिशरी कबड्डी खेलेगी उसके साथ में। तो ये भी यहाँ पर एक तरीके से क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि उसका भी स्कोप बहुत ज्यादा बचा रहता है जुडिशरी का इंटरफेयर करने का, अगर हम कोई अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो इस तरीके के लूप होल हैं उन पे हम लोगों को वर्क करना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, और इन सब चीजों को साइड में करना चाहिए था। तो पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर।
तो आज के लेक्चर में इतना ही। देखिए अब आपको सेकंड वीडियो मिल जाएगी शाम को, उसमें मैं क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करूंगा। ये हो सकता है इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन रहे, पास्ट में जो भी मैं पढ़ा चुका हूँ सारे क्वेश्चन डालने की कोशिश करूंगा लगभग, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों से शाम को मिलता हूं मैं। तब तक अगर ये पीडीएफ में डाल दूंगा, बाकी की सारी पीडीएफ में डाल चुका हूं ऑलरेडी, ओके। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए थोड़ा सा अगर आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगती हैं तो शेयर कर दिया कीजिए, जिससे कि दूसरों तक भी चीज़ें पहुंच जाए। और चीज़ों का रिवीजन करते रहिए, पढ़ा भी दिया कीजिए किसी को, ठीक है। अपने आसपास पानी को और पेड़ों को सेव रखिए और अपने आसपास सफाई भी रखिए, ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।